हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप तो आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज मैं बात करने वाली हूँ बी फार्म फर्स्ट सेम के सिलेबस के बारे में कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा। आज मैं एक ओवरव्यू आपको पूरे सिलेबस का देने वाली हूँ। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसबी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत आज एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो क्या मैं सिर्फ एकेटीयू यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगी? जी नहीं, मैं आपको बता दूं 2017 के बाद, जब 2017 का सेशन था उसके बाद, मतलब 2017-16 के बाद 2017 से, ठीक है, तो क्या हो गया, पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई ने क्या किया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया में सेम सिलेबस कर दिया। 2017 से पहले मतलब 2016 तक क्या होता था, हर स्टेट का एक अलग सिलेबस होता था। लेकिन 2017 से क्या हुआ, 2017 के सेशन से पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल ओवर इंडिया में सेम सिलेबस कर दिया, छोड़ के बिहार को। बिहार जो है वो पीसीआई सिलेबस फॉलो नहीं करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन हाँ मोस्टली करते भी हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि पीसीआई सिलेबस को फॉलो करते हैं, अदरवाइज मोस्टली ऐसी भी यूनिवर्सिटीज, ऐसे भी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स मैंने देखे हैं बिहार में कि वो पीसीआई सिलेबस को फॉलो नहीं करते हैं, अभी भी पुराना जो सिलेबस था उसे ही वो फॉलो करते हैं। चलिए ठीक है, हम तो ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए, कहीं भी आप हो, किसी भी स्टेट से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, आप मध्य प्रदेश से हो, यूपी से हो, दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, सबका यही सिलेबस चलने वाला है। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि मेरे पास जो ज्यादा क्राउड है हमारे चैनल पे, जो ज्यादा क्राउड है स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और आप जानते भी हैं कि स्टेट सबसे बड़ा कौन सा है भाई, यूपी ही है, जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने एकेटीयू यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस यहाँ पे आप लोगों को दिखाया, जिससे कि एकेटीयू वाले बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो और यूपी वाले बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो, बल्कि देख सब सकते हैं, सबके लिए ये सेम है, सबके यहाँ पे जो कॉलेज है वो यही सिलेबस फॉलो होता है। चलिए ठीक है जी, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसे आप एचएपी फर्स्ट भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। जिन स्टूडेंट का कॉलेज स्टार्ट हो गया होगा वो ये सारी चीजें जानते होंगे, सबको ये सब लोग इससे फैमिलियर होंगे। लेकिन हाँ, क्या होता है, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिसे 3-4 महीने तक सिलेबस ही समझ में नहीं आता, भाई मुझे पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, 12th तक आपने पढ़े चैप्टर्स, यहाँ पे आपको पढ़नी है यूनिट्स, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। बट मैं आज आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दूंगी, किस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगी। जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें आवर्स की, टोटल 45 आवर्स, टोटल 45 घंटे होंगे इस सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए। एक यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट, उसे कंप्लीट करवाने के लिए चाहिए 10 घंटे। ठीक है जी, 10 घंटे चाहिए फर्स्ट यूनिट के लिए। अब वो 10 घंटे में क्या क्या पढ़ना है आपको बता देती हूँ मैं। थोड़ा सा हम चलते हैं, स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है दैट इज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पूछा गया है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो में, वो देख लीजिएगा आप। ये सारी चीजें पढ़नी है इसमें, हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिस्टम, मतलब बॉडी सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ना है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या होगा, ह्यूमन की एनाटॉमी और ह्यूमन की फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है ऑर्गन सिस्टम में, जो ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट की जो स्टडी होती है उसे एनाटॉमी बोलते हैं। और जो उन पार्ट्स की, जो ऑर्गन है, ऑर्गन के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस की स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको सेल के बारे में पढ़ना है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो कैसी होंगी, वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का, जितने भी 5 यूनिट दिए उनके एक्सप्लेनेशन के लिए होगी। इस वीडियो में मैं आपको जनरली बताऊंगी कि आपको सब्जेक्ट्स में पढ़ना क्या है। ठीक है जी, कितने सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट्स में पढ़ना क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कौन से टिपिकल सब्जेक्ट है, कौन से इजी सब्जेक्ट है, एवरीथिंग सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो के बाद। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आज के वीडियो में पता चल जाएगा आपको अंदर की बातें सारी, कि भाई पेपर में आपको क्या करना है, किस सब्जेक्ट को कितना तैयार करना है, किससे क्या पूछा जाता है, एवरीथिंग। ठीक है जी,
तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको इसमें पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है। जनरल मैं बोलूंगी सेल के बारे में पढ़ना है, ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें दी होगी, ये कम्युनिकेशन दिया हुआ है, सेल कम्युनिकेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं इन सब के बारे में पढ़ना ही नहीं है। मैं बोलूंगी अभी आप जो फर्स्ट टाइम के बच्चे हो, ज्यादा आपने पढ़ना ही नहीं है। जो मैं बताऊं सिर्फ आपने वो पढ़ना है। पास क्या, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे और साथ ही साथ आपको नॉलेज भी ऐसी मिल जाएगी जो शायद अभी तक आपको नहीं मिली होगी। ठीक है जी। सो सेल कम्युनिकेशन हुआ, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं जो कि आपको लगे कि अटपटे हैं, थोड़ा सा जो अटपटा लगे साइड कर दो, ठीक है। लेकिन जो हमें इजी लग रहा है, जिसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल मत पढ़ो, अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो पढ़ सकते हो, लेकिन जो टिपिकल चीजें हैं वो आप साइड कर सकते हो, बिकॉज आप अभी फर्स्ट सेम में हो, तो आपको अपने बेस क्लियर करने हैं, इंटरेस्टिंग चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है जी। तो पहले इसमें पढ़ना है आपको सेल के बारे में। जनरली बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल। उसके बाद है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो थर्ड पॉइंट आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट के अंदर, टिश्यू के बारे में पढ़ना है। सेल से आगे क्या आता है, एक ऑर्गन सिस्टम को बनाने के लिए टिश्यू आता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। सेकेंड यूनिट आ जाती है जी। इतना सा पढ़ना आपको फर्स्ट यूनिट में, ज्यादा टिपिकल नहीं है, ज्यादा कोई टेंशन बाजी वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आपने पढ़ना है। सेल के बारे में आप पढ़ चुके हैं, 12th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ लिया था सेल भी इजीली, और सारी चीजें सेल के बारे में। टिश्यू के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं पहले ही सेल। उसके बाद आप ह्यूमन बॉडी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ह्यूमन बॉडी क्या होती है, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, वो मैं बता ही चुकी हूँ। बस इतना पता होना चाहिए, रटना नहीं है, दिमाग में चीजें बैठानी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको पढ़नी स्किन। स्किन क्या होती है, स्किन की 2 लेयर के ऊपर पूरी स्किन रहती है, डर्मिस और एपिडर्मिस, ठीक है जी। तो स्किन के बारे में आपने पढ़ना है, सारी चीजें आपकी बॉडी में हैं वही आपको पढ़नी है, तो इंटरेस्ट लेके ही पढ़ना है। स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, स्केलेटन सिस्टम पूरा मतलब जो होता है कंकाल तंत्र, उसके बारे में आपने पढ़ना है। इसमें काफी सारी चीजें आ जाएंगी, एक्सियल बोन, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आ जाएंगी जो कि हमारे टीचर्स आपको इतने अच्छे से समझा रहे हैं, एनिमेशंस के साथ समझा रहे हैं। जल्दी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी, हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी देखने को। एप्लीकेशन पे तो टीचर्स पढ़ा ही रहे हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड आपको हिंदी में समझाया जा रहा है, कितनी बोन्स होती हैं, सारी बोन्स के नाम याद कराए जा रहे हैं, एवरीथिंग फॉर यू। सो जाके एक बार विजिट करें बीएसपी फार्मेसी एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटन मसल्स के बारे में आपने पढ़ना है इसमें, ठीक है जी। चलिए चलते हैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे, ये हो गई सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आ जाते हैं भाई जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं भाई, जैसे कि आपका नी का जॉइंट हो गया, आपका एल्बो का जॉइंट हो गया, ये आपकी फिंगर्स के जॉइंट हो गए, ये होते हैं सब आपके क्या, जॉइंट, ठीक है, जोड़ जिन्हें बोलते हैं। तो अब वो जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन होगी, मतलब जो एक से दिखते होंगे, और फंक्शन के हिसाब से क्या क्या क्लासिफिकेशन होगी, तो वो आपको पढ़ना है किसके अंदर, जॉइंट्स के अंदर। थर्ड यूनिट पे आ जाते हैं। थर्ड यूनिट में आपको ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है कि बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं, और इसमें पढ़ना है आपको ब्लड के बारे में। तो बॉडी फ्लूइड्स कॉम्पोजिशंस कौन से होते हैं ब्लड के, वो पढ़ना है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। देन आपने पढ़ना है, अगर मैं इसमें बात करूं डिसीज वगैरह की, अनीमिया हो गया, और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, कोएगुलेट हो जाता है जब ब्लड, उसका क्या मैकेनिज्म होता है, कोएगुलेशन का मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, ये सारी चीजें। पीएच फैक्टर क्या है, पीएच फैक्टर क्या होता है, ब्लड ग्रुप में यूज होता है पीएच फैक्टर, ठीक है जी। एंटीजेंस होते हैं और पीएच फैक्टर होता है, तो इसके बारे में भी टीचर्स ने आपको पढ़ाया। अगर आप बोलेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट जो मेरे वीडियोस होंगे वो एक्सप्लेनेशन के लिए होंगे, ठीक है जी। एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें हैं क्या जो आपके सिलेबस में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं लिम्फेथेटिक सिस्टम। लिम्फेथेटिक सिस्टम एक तरीके से मान के चलिए आपकी बॉडी का डस्टबिन है, ठीक है। जो भी चीजें खराब हो जाती हैं वो जैसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, इसी तरीके से बॉडी की जो चीजें खराब हो जाती हैं वो लिम्फेथेटिक सिस्टम में ट्रांसफर कर दी जाती हैं, ठीक है। इसमें लिम्फ नोड्स वगैरह होते हैं, लिम्फेथेटिक वेसल्स होती हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। बस मैं आपको जनरली बताऊंगी कि इसके अंदर पढ़ना क्या है, इसका काम क्या होता है। उसके बाद है फोर्थ यूनिट पे आ गए हम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। नर्वस सिस्टम में पढ़ना है आपको यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक क्या होते हैं, ये होता है एकदम से कॉल टू एक्शन की तरह होते हैं कि एकदम से बॉडी का जो बोल सकते हैं एक तरीके से एटमॉस्फेयर है, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एकदम से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, है ना, एक डरने वाली फीलिंग हो और एकदम से फिर नॉर्मल हो जाए, तो वो कंडीशंस कहलाती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वो आती है या फिर कंडीशंस कहलाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है स्पेशल सेंस। स्पेशल सेंस क्या होते हैं, आपकी बॉडी के स्पेशल सेंस कौन से हैं, जैसे कि टंग हो गई, जैसे कि आई हो गई, जैसे कि ईयर हो गया, ये सब क्या है, ये स्पेशल सेंस होते हैं, है ना। इनसे आप स्पेशली इसको सेंस कर सकते हैं, आई से देख सकते हैं, उसके बाद ईयर से सुन सकते हैं, नोज से सूंघ सकते हैं, टंग से टेस्ट ले सकते हैं, तो क्या है, स्पेशल सेंस है बॉडी के। अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो सारे ही मेनली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इजी अगर सबसे ज्यादा है तो वो टंग है, सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो आई है ना, और ईयर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ इजी की अगर बात करूं तो टंग है इसमें पढ़ने में, क्योंकि इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ज्यादा नहीं होते, 4 होते हैं। और यहाँ पे आई सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इस आई आंख के अंदर बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये लेंस यहाँ बनाना है, ये यहाँ बनाना है, इसके ये यहाँ बनाना है, तो बहुत सारी चीजें इसमें कॉम्प्लिकेशन वाली है, लेकिन हमारे टीचर्स इसे भी बहुत ईजी बना के आप लोगों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जाके देखें, एक बार विजिट जरूर करें हमारी एप्लीकेशन। चलिए ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है, जो कि मेरी सबसे फेवरेट यूनिट है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसे हम बोल सकते हैं कि हार्ट के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, उसके बाद इसमें लब डब साउंड कैसे होता है, ये कौन कौन सी बीट प्रोड्यूस करता है, इस तरीके से ये कार्डियक आउटपुट कैसे है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो एक ग्राफ बनता है, आपने देखा होगा मूवीज में होता है ना कि भाई अब ये इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, अब एकदम से ऊपर चला गया, तो ये सब चीजें क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर मेजर की जाती है, ठीक है जी। तो ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, सारे ही यूनिट्स मेरे हिसाब से तो इंटरेस्टिंग है, सब आपको ऐसा लगेगा पढ़ा हुआ है, और जब पढ़ेंगे यहाँ पे फार्मा में तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इन सारी चीजों में, ठीक है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस आप इस कॉलेज में कीजिएगा। अब आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कहने का मतलब ये है कि जो फार्मा में फर्स्ट सेम में अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो एनालिसिस में सबसे ज्यादा बच्चों की बैक आती है, और सबसे ज्यादा टिपिकल सब्जेक्ट एक तरीके से माना जाता है, इसलिए भी ये टिपिकल हो जाता है बच्चों के लिए क्योंकि एक तरीके से थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है। दूसरी चीज, अभी तक बच्चों ने इसके बारे में पहले कभी पढ़ा नहीं है एनालिसिस के बारे में, और दूसरा इंटरेस्टिंग भी नहीं है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाती हैं इसे पढ़ने में, पास करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारे टीचर्स बहुत एक्सपर्ट हैं भाई, जो आपको पढ़ा रहे हैं बहुत एक्सपर्ट टीचर्स हैं। सो देखिए यहाँ पे इसमें फर्स्ट यूनिट में मैं बात कर लेती हूँ, पहले तो मैं ही आपको बता देती हूँ, जो बच्चे सोचते हैं जो हवा बना, जैसे मैंने अभी बताया आपको थोड़ा टिपिकल है, तो आप लोग अभी घबरा गए होंगे, घबराना नहीं है, मैं इसको भी आपके लिए इजी बना दूंगी। देखिए यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है जी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब एनालिसिस का मतलब पहले समझते हैं, एनालाइज करना, पता करना, ठीक है, वो एनालाइज करना मतलब किसी भी चीज का पता करना। अब कैसे पता करना भाई, किसी की या तो क्वालिटी पता कर रहे हैं, क्वांटिटी पता कर रहे हैं, है ना, या फिर उसे मेजरमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। एनालिसिस का मतलब होता है पता करना, किसी भी चीज को एनालाइज करना, ठीक है जी। चलिए इसमें सबसे पहले एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, चलिए इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, कौन कौन सी टेक्निक्स के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को कर सकते हैं, या फिर XYZ जो भी हमारे पास है उसे एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने की डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी है फार्मा फील्ड में, ठीक है जी। सेकेंड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड्स कौन से होते हैं, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। देखिए मोस्टली क्या होता है एनालिसिस में, बच्चे कंफ्यूज इस कारण भी हो जाते हैं, ये जो सॉल्यूशंस बनाने होते हैं, ठीक है, जैसे कि 0.1 मोलर का एक सॉल्यूशन बनाना है, अब वो बनेगा कैसे, उसमें मोलैरिटी का फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद वो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, तो बहुत ये थोड़ा सा एक तरीके से हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक अच्छा गाइडेंस होना बहुत जरूरी है आपके पास, बहुत अच्छे से आपको जो गाइड कर सके, जो समझा सके चीजें, तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे तो सबसे बोरिंग और सबसे खराब सब्जेक्ट लगता था, लेकिन हाँ
अब लगता है कि बहुत इजी था, क्यों बोरिंग लगता था उस टाइम, वो तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन बहुत इजी है, सीरियसली बता रही हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है एरर्स। एरर्स का मतलब होता है त्रुटि। त्रुटि मतलब कोई हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, मान के चलिए हम कोई भी लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, और लेटर लिखते लिखते हमारा जो पेन है वो जेल पेन हम यूज कर रहे हैं और उसकी इंक जो है वो बाहर आ जाए, है ना, तो वो पूरा लेटर अगर खराब हो जाए तो वो क्या है, एक एरर है। भाई हम तो अच्छे के लिए कर रहे थे, है ना, लिख रहे थे हम लेटर, लेकिन अब किसने ये सोचा थोड़ी था कि वो उसकी इंक निकल जाएगी, तो वो एरर है, वो त्रुटि है, जो कि यहाँ पे टाइप ऑफ एरर। एरर के कितने टाइप हो सकते हैं भाई, कितने कितने टाइप से एरर आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स उसकी बात कर रहे हैं, फार्मेसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर किस तरीके से आ सकता है। जैसे हम कोई दवाई बना रहे हैं, ठीक है जी, कोई भी दवाई बना रहे हैं, तो उस दवाई को बनाते बनाते उसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है, जैसे कि अगर हमने कोई भी केमिकल लेना है, ठीक है, वेइंग मशीन हमारे पास है, हम केमिकल ले रहे हैं, मेजर करें, और वो वेइंग मशीन ही खराब हो, तो हमारा तो पूरा का पूरा जो टैबलेट हम बना रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन हम बना रहे हैं, वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ वेइंग मशीन, उस वेइंग मशीन के कारण, है ना। तो ये होते हैं एरर्स, ठीक है, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। अब क्या होता है मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, मिनिमाइज कर, या तो हम एरर अगर आ गया है तो उसे मिनिमाइज कर दें, ठीक है, या फिर उसकी एक्यूरेसी कैसे उसे एक्यूरेट कर दें, ये सारी चीजें होती हैं किसके अंदर, एरर के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, फार्माकोपिया, सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज इन मेडिकल एजेंट, लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट इसमें आपको पढ़ने, अलग अलग लिमिट टेस्ट होते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के, वो आपको इसमें पढ़ने, कोई पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ है, ये अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे इंप्योरिटीज के बारे में पढ़ना है, इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल एजेंट। इंप्योरिटीज कैसे, जैसे कि हमें बोला गया कि आप कोई भी अगर मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये अगर इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है तो ये पूरी तरीके से स्टेराइल होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, लेकिन हम इसे ऐसे ही लेके पहुंच जाते हैं, तो क्या होगा, इंप्योरिटीज तो आनी ही आनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड यूनिट में एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, दो अपोजिट कंपोनेंट हम लेते हैं और जब तक उन्हें टाइट्रेट करते हैं, जब तक कि वो एक न्यूट्रल फेज में ना आ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है, एक कंपाउंड एसिड होगा, एक बेस होगा, ठीक है। अब एक सेकेंड वेट कीजिएगा, हम इसे कर लेते हैं थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर, एसिड बेस टाइट्रेशन। अब मैं आपको बता दूं कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होती है। एक जैसे कि मान लीजिए हैं, ये हमारी ब्यूरेट है, इसमें हमने एसिड भर लिया, और ये हमारा बीकर है, इसके अंदर हमने डाल लिया बेस, ठीक है जी। इसमें हमने डाल दिया एक इंडिकेटर, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाल लिया, और ये धीरे धीरे यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, ये हमारा जो एसिड है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये जब तक आएगा जब ये हमें कलर शो करेगा, जब ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है जी। जब ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, तब ये हमें क्या शो कर देगा, कलर शो कर देगा, ठीक है। ये यहाँ पे जा रहा है, ये ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट स्टैंड है, ठीक है जी, ऐसे मान लेते हैं। तो ये कब हमें कलर शो करता है, जब ये न्यूट्रल हो जाता है, ये जो नीचे का ये एटमोस्फेयर है क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है जी। चलिए, एसिड बेस टाइट्रेशन ये होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें कि एक्वस फेस कुछ हो ही ना, ठीक है। ऑयल के साथ हो सकता है, सोलवेंट्स इसमें चेंज हो सकते हैं, जैसे कि बेंजीन हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, उसके बाद इसमें आपका ग्लिसरीन हो सकता है, लेकिन क्या होगा, एक्वस नहीं होगा, कुछ भी नॉन एक्वस टाइट्रेशन होगा। उसके बाद प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जिसमें कि टाइट्रेट जो है वो क्या हो जाए, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाए, तब हमारा रिजल्ट है वो कहलाती है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इसमें मोहास मेथड और वोल्हार्ड मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फैजान्स मेथड भी पूछ लिया जाता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री पढ़ना है, इसके अंदर सारी टाइट्रेशंस हैं, सब चीजें यहाँ पे टाइट्रेशंस होगी, लेकिन अलग अलग फॉर्म दिए हुए हैं टाइट्रेशन के, ठीक है, प्योरिटी चेक करने के लिए। अब हम टाइट्रेशन करते क्यों है भाई, कोई पूछने लगे तो वो हम करते हैं बेटा प्योरिटी चेक करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट में यहाँ पे रिडॉक्स टाइट्रेशन आप लोगों के लिए है, इंपॉर्टेंट है ये भी यूनिट, ठीक है जी। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब हमने टाइट्रेशन के थ्रू तो एनालाइज कर लिया अपने प्रोडक्ट को, प्योरिटी चेक कर ली है, बट अब इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम किस तरीके से प्योरिटी चेक कर सकते हैं, सो इसमें कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी, ये तीनों आपको इसमें पढ़ने हैं। पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें आपको हमारे
टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। पुनीत राजपूत सर हैं जो कि ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और इतना सुपर पढ़ा रहे हैं। आपने कुछ लेक्चर्स अगर नहीं देखे तो बीएसपी फार्मेसी हमारा ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहां पे जाके आप देखें तो वो आपको अच्छे से इसके बारे में समझा देंगे, क्योंकि मेरी इतनी कमांड नहीं है इस सब्जेक्ट पे, तो मैं आपको सारी चीजें तो नहीं समझा पाऊंगी। सो सॉरी फॉर दैट बेटा। ये प्रैक्टिकल आ जाता है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, फार्मास्यूटिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत पसंद है मुझे, और इसका रिवीजन भी मैं खुद करवाने वाली हूँ अपनी एप्लीकेशन पे। जो क्विक रिवीजन होगा, मैंने टीचर से बोल दिया भाई इस सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन मैंने करवाना है, बच्चे का पेपर होगा, क्विक रिवीजन मैं कराऊंगी अपनी एप्लीकेशन पे। आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगी, बताऊंगी, स्ट्रेटेजी बताऊंगी, पेपर में लिखना कैसे, एवरीथिंग सब कुछ बताऊंगी। और मैं गारंटी भी लूंगी जो बच्चे मेरा वो क्विक रिवीजन वाला वीडियो देखेंगे हमारी एप्लीकेशन पे, जो लोग बच्चे ज्वाइन हैं उन लोगों के तो मजे हो जाने हैं। फार्मास्यूटिक्स में उन्हें 80 के ऊपर लाने नंबर, ठीक है, टोटल नंबर उनके 80 के ऊपर आने हैं, फार्मास्यूटिक्स में वो टॉप करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल भाई, और फार्मास्यूटिक्स जो ये सब्जेक्ट है ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं सो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी बताई गई है, उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि इसमें फार्माकोपियाज आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें फार्माकोपिया। उसके बाद अगर बात करूं डोजेस फॉर्म के मेरे काफी सारे वीडियोस हैं। डोजेस फॉर्म कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं जनरली, ठीक है जी, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस। मेनली जो पूछे जाता है वो 3 ही टाइप के पूछे जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और दूसरा आपका सेमी सॉलिड, ठीक है जी। सो इसके बारे में बता चुकी हूँ। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, डॉक्टर का पर्चा, ठीक है। ओसोलॉजी क्या होता है, ओसोलॉजी एक ऐसी बोल सकते हैं एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी डोजेस फॉर्म जो है, जो हमारी ड्रग जो प्रिपेयर हो जाती है, जब वो मार्केट में आ जाती है, ठीक है, एज अ ड्रग जब वो मार्केट में आ जाती है, जब हम उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो फॉर्म उसकी कहलाती है क्या, आपकी ओसोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि इंपीरियल मेथड ऑफ कैलकुलेशन आते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन है। उसके बाद पाउडर में हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर क्या होता है। जैसे कि जनरली आपने देखा होगा पिछले टाइम में, मतलब अभी तो पाउडर का जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूज नहीं करते, लेकिन पहले जो टैबलेट्स होती थी जिससे कि एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी जो पेशेंट है वो ले सके, सुबह दोपहर शाम, जैसे वो डोज देता था सुबह दोपहर शाम की, तो वो क्या करता था, पिस्टल एंड मोटर में उन्हें सबको टैबलेट्स को एक साथ क्या कर लेता था, अच्छे से ट्राइचुरेट करके, और उन्हें क्या कर देता था, उसके एक फाइन पाउडर बना देता था और उसकी पुड़िया बनाता था, ठीक है, अलग अलग पैकेट्स बनाता था और बोलता था एक सुबह लेनी है, एक दोपहर लेनी है, एक शाम लेनी है। लेकिन अब टैबलेट्स ही ऐसी आने लगी। पहले क्या होता था, टैबलेट्स की अलग अलग फॉर्म नहीं आती थी, लेकिन अब टैबलेट्स की ही इतनी सारी फॉर्म्स हो गई है कि वो कंपाउंडिंग वाला सिस्टम जो है वो करना ही नहीं पड़ता है, ठीक है जी। तो पाउडर्स हो गए जो कि यूज होते हैं आपके किसमें, यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को बनाने में, पाउडर का बहुत यूज होता है। उसके बाद लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि सॉलिड डोजेस फॉर्म लेने में असमर्थ होते हैं, तो उनके लिए लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाई जाती है। जैसे कि बहुत सारे कफ सिरप्स होते हैं जो कि क्या करते हैं भाई, टैबलेट लेके उतनी जल्दी आराम नहीं मिलेगा जितना अगर कफ सिरप ले लेंगे तो आराम मिल जाएगा। उसके बाद सिरप्स आते हैं जो कि बच्चों के लिए स्वीट सिरप्स होते हैं। जो बच्चे होते हैं, छोटे चाइल्ड्स होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, क्या वो टैबलेट ले लेंगे, नहीं ले पाते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए सिरप्स आते हैं। तो इस तरीके के प्रिपरेशन के लिए हम बनाते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से ये समझाने वाली हूँ, सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर करूंगी आपके रिवीजन में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सीरियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। चलिए जी, 3rd यूनिट पे हम आ गए हैं। इसमें 3rd यूनिट में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 3rd यूनिट में इसमें मोनोफेजिक लिक्विड। आप देखिए लिक्विड के 2 टाइप होते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड और बाइफेजिक लिक्विड। मोनोफेजिक का लिक्विड का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक फेज हो, जैसे कि सिरप एक फेज होता है, एलिक्सर्स हो गए, लिनिमेंट्स हो गए, लोशंस हो गए, ईयर ड्रॉप्स हो गए, नेजल ड्रॉप्स, एनिमास, ये सब क्या होता है, इनमें क्या होता है बेटा, ये सिंगल फेज होते हैं, ठीक है। सिंगल फेज का मतलब है अगर ये वाटर में मिल रहे हैं तो मतलब ऐसी ही चीजें, वाटर इनका व्हीकल है, पानी इनका व्हीकल है, तो इसका मतलब है जो पानी में घुलने वाली चीजें होंगी वही इसमें मिलाई जाएंगी, ठीक है। यही जनरली एग्जांपल समझिए आप अभी आप मोनोफेजिक का। और बाइफेजिक का मतलब क्या होता है, अगर एक फेज हमारा पानी है तो दूसरा फेज हमारा क्या होगा,
ऑयल होगा, ठीक है, एक वाटर होगा तो दूसरा ऑयल होगा। मतलब ऐसे फेज इसमें दो अपोजिट फेज होंगे जो कि भाई एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होंगे, दूसरे एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते हैं, वो कहलाते हैं बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्लियर हो रहा है? इसमें सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है, जिसमें कि एक लिक्विड होगा, एक सॉलिड होगा, लेकिन दोनों ही फेज जो होंगे दोनों के बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, ठीक है। इन्हें मिलाने के लिए इसमें यूज किया जाता है सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक है, इसमें यूज किया जाता है सस्पेंडिंग एजेंट। मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, बहुत सारे इंजेक्शंस आते हैं जो कि क्या करते हो, जब आप उन्हें खोलते हो तो एक सॉलिड फॉर्म में पाउडर अलग होता है और लिक्विड फॉर्म में आपको क्या दिया जाता है, अलग से लिक्विड अलग दिया जाता है। तो फिर उस पर लिखा होता है कि जब आप यूज करें उससे पहले दोनों को एक साथ मिला के अच्छे से उसे स्टिर करके उसके बाद ये आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर स्टेबल नहीं होते हैं, ज्यादा टाइम के लिए स्टेबल नहीं कर सकते हम सस्पेंशन और इमल्शन को, चाहे हम कितना भी उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालें, लेकिन दोनों के फेस तो अलग है ना, जल्दी ही वो क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे, जो पोल्स हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक है जी। उसी तरह आ जाते हैं नेक्स्ट आपका इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, इमल्सन का मतलब होता है एक होगा ऑयल, एक होगा वाटर फेज, एक होगा वाटर फेज और एक होगा ऑयल फेज, दोनों ही लिक्विड फेज इसमें होंगे। इसमें एक सॉलिड एक लिक्विड होगा, इसमें दोनों ही क्या होंगे, लिक्विड फेज होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप आप सबको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, आ गई है समझ, चलिए जी ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सपोजिटोरीज। सपोजिटोरीज क्या होती हैं, सपोजिटोरीज ऐसी प्रिपरेशन होती है जो कि इंटरनल पार्ट्स में यूज की जाती हैं, जो जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी हो गई या फिर कोई लेडी है जैसे कि ओरल रूट से या किसी भी रूट से हम टैबलेट वगैरह दे रहे हैं तो कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जा रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उस टाइम क्या किया जाता है, सपोजिटोरीज यूज की जाती है, इंटरनल पार्ट में डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है, जो कि बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होने के बाद अपना एक्शन शो करती हैं। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज, बहुत सारी ऐसी इनकम्पैटिबिलिटीज हैं, त्रुटियां हैं जो कि आ जाती हैं, वो किस कारण होती हैं वो सब पढ़ेंगे हम 4th यूनिट के अंदर। 5th यूनिट में हम पढ़ेंगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में पेस्ट आ गया, पेस्ट आ जाएगा, उसके बाद इसमें काफी सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी जैसे कि आपका पेस्ट हो गया, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, ये सारी चीजें आ जाती है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में, ठीक है जी। जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी तब आपने पूरा समझाऊंगी, बहुत लेट हो जाएगा वरना आज, ओके। इसका प्रैक्टिकल भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ना है, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ना है इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में इम्प्योरिटीज क्या आ जाती हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं आपको, बहुत सारे जैसे कि कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है। सेकंड यूनिट में एसिड, बेस और बफर के बारे में पढ़ना है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बफर क्या होता है। आई थिंक एसिड बेस के बारे में आप लोग जानते होंगे, मैं बफर बता देती हूँ। बफर का मतलब होता है कोई भी ऐसा कंपाउंड अगर वो किसी भी, जैसे कि बफर्स क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, अगर जैसे ये मान के चलिए बफर सॉल्यूशन है, इसके अंदर हम थोड़ी सी क्वांटिटी में एसिड डाल दें या फिर हम थोड़ी सी क्वांटिटी में बेस डाल दें तो इसके पीएच पे कोई फर्क ना पड़े, वो सॉल्यूशंस कहलाते हैं बफर सॉल्यूशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना ब्लड, ठीक है जी। चलिए ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे मेजर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स, जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे कि आपका बहुत सारे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। इसका एग्जाम्पल होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर तो ओआरएस देते हैं ना, तो वही चीज इसमें आपको पढ़नी है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग। एनालिसिस के अलावा सारे सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। डेंटल प्रोडक्ट्स, मतलब आपकी जो डेंटल कैविटीज होती हैं उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो आपको इसके अंदर पढ़ने, ठीक है जी। चलिए ठीक है, अब चलते हैं नीचे, इसमें आ जाते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें ऐसी पढ़ने को मिलेगी जिसमें आपको मजा आ जाएगा। सो यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट जैसे कि एसिडिफायर्स है, एंटासिड्स हैं, उसके बाद कैथार्टिक्स है, एंटी माइक्रोबियल्स है। फोर्थ यूनिट के अंदर आपको मिसलिनियस कंपाउंड में एक्सपेक्टोरेंट, एमेटिक्स, हिमेटेनिक्स, पॉइजन एंड एंटीडोट और एस्ट्रिंजेंट के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें क्या है, आई होप आपको समझ में अभी नहीं आया होगा कि क्या है। कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट्स है, ठीक है, ये कफ रिमूवल होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एमेटिक्स है, ठीक है, पॉइजन एंड एंटीडोट है, जैसे किस तरीके की पॉइजनिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उस टाइम पॉइजन और एंटीडोट के बारे में आपको पढ़ना है, किस कारण हो जाती है, क्या कारण होता है, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट की अगर मैं बात करूं,
5th यूनिट में आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ना है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स मतलब रेडिएशंस का फार्मास्यूटिकल में क्या काम है, ये आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस की क्या जरूरत होती है, कब यूज होते हैं ये, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है किसके अंदर, 5th यूनिट के अंदर। ठीक है जी, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आ जाते हैं हमारे ऐसे सब्जेक्ट जिनकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर मैं बात करूं, बच्चे पूछते हैं मैम कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपकी डेली लाइफ की बात करूं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करूं तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का जो ये सब्जेक्ट दिया है 2017 से ही ये लागू हुआ है, 2017 से पहले नहीं था। कम्युनिकेशन स्किल्स ये इसीलिए दिया है कि आप लोगों की जो स्किल्स है कम्युनिकेशन की वो एनहांस हो जाए। और ये देखिए इस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, सो दैट्स ग्रेट। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल में इसमें इंटरव्यूज वगैरह होते हैं कि भाई आप एक दूसरे के सामने बैठिए, एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे से बात करने का तरीका क्या होता है, सीनियर को क्या बोला जाता है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको किस तरीके से खुद को वहां पे प्रेजेंट करना है, एवरीथिंग। तो इसमें इसीलिए प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, बट ये आपके मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे अगर आप फर्स्ट सेम में हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने 4 जो मेन सब्जेक्ट है उन्हीं पे ज्यादा फोकस करें। इस सब्जेक्ट को आप अपनी डेली लाइफ में उतारने की कोशिश करें, उसे रटते ना और इससे ज्यादा इस पे फोकस भी ना करें कि भाई मुझे ये पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज लेवल पे पेपर होता है, इजीली कॉलेज वाले अपने आप इसे क्लियर करवा देते हैं। फिर आ जाते हैं रेमेडियल बायोलॉजी या फिर रेमेडियल मैथमेटिक्स। सो जिनके पास 12th में बायोलॉजी था उन्हें यहाँ मैथ्स पढ़ना है, जिनके पास 12th में मैथ्स था उन्हें यहाँ बायोलॉजी पढ़ना है। बायोलॉजी वालों के लिए ठीक है, सारा सिलेबस वही है जो आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है, बट मैथ्स वालों के लिए कॉलेज वाले बर्डन नहीं देते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको खुद बता देते हैं, वो आप खुद कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स कभी आपको काम आना नहीं है, इन फ्यूचर भी कभी काम नहीं आना। तो मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि इसमें अपना टाइम वेस्ट करें, और ये एक तरीके से यूजलेस सब्जेक्ट ही हो जाता है अगर मैं बात करूं। तो आप लोग ज्यादा बर्डन इसका ना लें, परेशान ना हो, जो आपके मेन सब्जेक्ट है उन पे फोकस करें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो बी फार्म फर्स्ट सेम का सिलेबस है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है, एक आइडिया आपको मिल गया होगा। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं वो एक्सप्लेन नहीं किया है, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है एक वीडियो में। लेकिन अब जो मेरे वीडियोज आएंगे उनमें पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होगा, उसके टॉपिक्स होंगे कि उन टॉपिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो एक शॉर्ट ओवरव्यू मिल जाएगा। हमारे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बी फार्म फर्स्ट सेम सिलेबस के नाम से, उस प्लेलिस्ट को जाके आप देखिएगा, वहां पे ये वीडियो के बाद सारे वीडियोस आ जाएंगे सिलेबस के। तो 5 से 6 वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको सिलेबस पूरा समझा दूं, जिससे कि कम से कम आपको बी फार्म तो हवा ना लगे, इजी लगे, और आप बहुत इजी अच्छे से इसे कवर अप कर सके। तो मैं कोशिश करूंगी 6-7 वीडियो की सीरीज में कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं सिलेबस के रिगार्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, ज्यादा जानकारी के लिए आप एप्लीकेशन जाके इंस्टॉल करें, और अगर आपको पेड कोर्स में ज्वाइन करना है, अगर आपको अपने घर पे नोट्स मंगवाने हैं, बीएसपी फार्मेसी की तरफ से गिफ्ट्स मंगवाने हैं, टॉपर बनना है, टॉपर के बाद गिफ्ट हैम्पर लेने हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपको इस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करना है। नोट कीजिए, हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 7899589063। ठीक है जी। कोर्स में ज्वाइन करने के लिए, किसी भी तरीके की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फटाफट जाइए, कॉल कीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम में आपके ज्यादा टाइम नहीं बचा है। घर पे नोट्स मंगवाइए, फायदा उठाइए लाइव क्लासेस का। 1 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 1 नवंबर। सो आप लोग ये मौका मत गवाइए, प्लीज जाइए कोर्स में ज्वाइन कीजिए। जो 2100 वाला कोर्स है, जो 2100 वाला हमारा मास्टर कोर्स है, वो आपको मिलेगा मात्र 1500 में, मात्र 1500 में मिलेगा। और जो स्टूडेंट आके 2100 वाला कोर्स ज्वाइन करेगा उसे इस 1500 वाले कोर्स मतलब क्रैश कोर्स की जो एक्सेस है वो मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। तो फटाफट से जाओ, विजिट करो एप्लीकेशन, जल्दी से जाओ। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करो। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।